हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था उस क्लास में कि जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर में वो ऐसे होते हैं कि वो नेचर में जितने और भी फोर्सेज होते हैं उन सब फोर्सेज को इन फंडामेंटल फोर्सेज से मिलकर बना हुआ जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ्रिक्शन फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, या टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन होती है, मैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं। तो उन सभी फोर्सेज को हम लोग इन फंडामेंटल फोर्सेज की फॉर्म्स में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए फिर हमने धीरे धीरे क्या किया कि सारे फोर्सेस को स्टडी किया, तो फिर जाके पता चला अभी हम लोग ये मानते हैं कि हमारे नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज की क्लास में हम इन चार फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चार फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास में होता है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले 9th या 10th में कहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, या ये जो फोर्स होता है ग्रेविटी का, यही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है इसका जो लॉ है ये हमें किसने दिया था? न्यूटन ने। जो यह फोर्स होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा किसके बीच में काम करता है? इट वर्क्स ऑन इट वर्क्स बिटवीन टू मासिव पार्टिकल्स। ये ऐसा लिख सकते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसके बीच में काम करता है? बिटवीन टू मासिव पार्टिकल्स। मासिव पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे पार्टिकल जिनमें मास होता है। अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसमें मास नहीं है, जिसका मास जीरो है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। तो इट वर्क्स बिटवीन टू मासिव पार्टिकल्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है या फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने जो हमें लॉ या जो फॉर्मूला हमें दिया, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस या मास ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी कि m1 m2, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, यानी कि आर स्क्वायर। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब यहाँ पे हम इसका ग्रेविटेशनल इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, तो दिस फोर्स कम्स इन दिस एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स होता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन बनकर आता है। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में, क्या है? ये दो पार्टिकल हैं। कौन कौन से? जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दो पार्टिकल हैं और ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके मासेज कितने हैं? तो मासेज हम मान लेते हैं, इनके मास कितने हैं? एक का मास हो जाएगा m1 और दूसरे का मास हो जाएगा m2। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस फोर्स की जो नेचर होती है, फोर्स की नेचर का मतलब है कि वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो फोर्स की नेचर कैसी होती है? अट्रैक्टिव। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, m1 m2 को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलर वे में m2 भी क्या करता है? m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से ये फोर्स काम करता है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है g, ये कहलाता है, g क्या कहलाता है? यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जी की, कितनी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होती है आपके 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किसी भी फोर्स को वर्क करने के लिए उसके दो पार्टिकल्स के बीच में किसी ना किसी क्वांटिटी का, किसी पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। यानी कि ये जो m1 है वो m2 पर फोर्स लगा रहा है, तो वो किस तरीके से फोर्स लगाएगा, तो इसके लिए एक जो है एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि इनके बीच में जो है एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका नाम है ग्रेविटॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स को वर्क करने के लिए, ये कह सकते हैं m1 m2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के लिए उनके बीच में एक पार्टिकल का जो है एक्सचेंज हो रहा है, और वो पार्टिकल कौन सा होता है, ग्रेविटॉन होता है। इसको नाम दिया गया है ग्रेविटॉन। ये पार्टिकल अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, अभी इसकी थ्योरी प्रपोज की गई है कि इस तरह का पार्टिकल इनके बीच में एक्सचेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लग सकते हैं, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसको लिख सकते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि नेचर में सबसे वीक जो फोर्स होता है स्ट्रेंथ में, वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरा फोर्स होता है वो कौन सा होता है, उसको लिख सकते हैं अपन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि जैसे आप लोगों ने मैग्नेट जो होती है वो एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, या जो मैग्नेट होती है वो जो हमारे आयरन पीस होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली जो वर्क करता है, ये वर्क किसके बीच में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में काम करता है, बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि जो इलेक्ट्रिफाइड होते हैं, जो चार्ज होते हैं, जिनके पास में कुछ चार्ज होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स काम करता है। इसकी नेचर कैसी होती है, तो इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो ये दोनों तरह का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव भी होता है एंड रिपल्सिव भी होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है, ऐसा बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ये होता है आपके पास में एफ जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 जो है पार्टिकल्स के चार्ज हो गए, उनके पास जो चार्ज है, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, आर जो है इन चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होती है। तो वो सेम एक्सप्रेशन होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट और जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। तो ये के जो होता है एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस तरह का ये कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में दो चार्ज हैं,
और अगर मान लीजिए दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दो पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल, और दोनों क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये चार्ज जो है प्लस क्यू और ये चार्ज प्लस क्यू, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। माइनस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं लाइक चार्ज लाइक चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज का मतलब है एक जैसे प्रकृति वाले, एक जैसी नेचर वाले, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और एक केस में क्या हो सकता है कि भाई जो हमारे चार्जेज हैं उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन दैट केस ये जो चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जैसा कि आप इसमें लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो चार्ज है ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस attract each other attract each other so like charges repel each other and unlike charges attract each other। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क करता है। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये जो फोर्स होता है इसकी जो रेंज होती है, ऐसा लिख सकते हैं, इस फोर्स की जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज का मतलब है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये वर्क करता है। ये एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है और ये नेचर का दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स बताए हमने, उनमें से ये सबसे ज्यादा, ये सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है हम एक लास्ट में टेबल बनाएंगे तो उसमें उसमें शो कर सकते हैं। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, ये कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। थर्ड टाइप का जो फोर्स होता है हमारा वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये जो फोर्स होता है, जैसा हमने उस दिन बताया था कि ये न्यूक्लियस जो होता है हमारा, तो न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही इस न्यूक्लियस का अस्तित्व है, अदरवाइज ये न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस किस किस के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तीनों तरह के जो पेयर बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन भी है। तो इन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है।
तो ये कैसा फोर्स है, इसकी रेंज अगर हम लिखें तो ये फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स काम नहीं करेगा। या न्यूक्लियस की जो डायमेंशन होती है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसी रेंज पे ये काम करता है, उससे ज़्यादा रेंज पे ये फोर्स काम नहीं करता है। और इसकी जो नेचर होती है तो ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। यानी कि ये जो फोर्स होता है प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा जो कि कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इस रिपल्सन के अगेंस्ट भी ये प्रोटॉन प्रोटॉन जो है एक दूसरे के साथ में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक और फोर्स वहां पर काम करता है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो इसको, ये जो फोर्स होता है ये नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर आपसे पूछे कि भाई नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, जैसे हमने बताया यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, ग्रेविटॉन होता है। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसका एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है वो होता है फोटोन। इसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, फोटोन बोलते हैं उसको। ये अभी डिटेक्ट किया जा चुका है। और सिमिलर वे में जो हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो होता है आपका, अभी फिलहाल में हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेसोन या पाई मेसोन। आगे चल के इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है, और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो मेसोन की जगह पर हम उसको क्या मानते हैं, जो है ग्लूऑन, ग्लूऑन से इसको लिखते हैं। फिलहाल में हम इसको पाई मेसोन यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है, शॉर्ट रेंज होता है, अट्रैक्टिव होता है, और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। और किसके बीच में काम करता है, न्यूक्लियंस के बीच में, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं उनके ऊपर काम करता है। और कुछ जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें भी ये फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें भी ये फोर्स देखने को मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस और किसके बीच में, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहां पर एक रिएक्शन का एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद में आता है आपका लास्ट जो है, चौथा, वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि ये न्यूक्लियर आ रहा है, उसमें भी न्यूक्लियर फोर्स आ रहा था, लेकिन इसमें आगे है वीक और उसमें था क्या, स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये भी हमें कुछ न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि एक रिएक्शन होती है बीटा डिके। इस बीटा डिके में, न्यूक्लियस के अंदर जब बीटा डिके होता है तो इस बीटा डिके में जो फोर्स हमें देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है उससे वीक होता है। तो बीटा डिके जैसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि बीटा डिके में बीटा डिके जब होता है न्यूक्लियस के अंदर तो वहां से एक
इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है ZX है, तो इसका जब बीटा डिके होगा, जब ये बीटा डिके इसके अंदर होगा, और जब बीटा डिके इसमें होता है न्यूक्लियस में, तो यहाँ से जो है दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक इसके साथ में होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये दो पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं, और इस प्रोसेस में जो फोर्स हमें एग्जिस्ट मिलता है, जो फोर्स हमें मिलता है देखने को, वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह की और भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें ये वीक न्यूक्लियर फोर्स दिखाई देता है। और ये जो फोर्स होता है, इसकी जो नेचर होती है वो कैसा होता है? इसकी जो रेंज होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट रेंज। ये भी कैसा होता है? शॉर्ट रेंज होता है। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेज पे ये वर्क करता है। और इसकी नेचर भी कैसी हो जाएगी आपकी? अट्रैक्टिव। इस तरीके से कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो फोर्स हमें देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। इस प्रकार हमारे पास चार तरह के फोर्सेज हो जाते हैं। अब इनको हम अगर टेबल के रूप में समराइज करें तो समराइज करके लिख सकते हैं इनको। समरी बनाने के लिए आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको वहां पर भी एक टेबल मिलेगी, टेबल 1.3। वहां पर फंडामेंटल फोर्सेज की टेबल बनी हुई है, उसमें उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनकी रेंज, और किन पार्टिकल्स के बीच में वो काम करते हैं, वो सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम उनका एक्सचेंज पार्टिकल भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसका एक्सचेंज पार्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं गेज बोसोन। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं एक्सचेंज पार्टिकल के बारे में। वो क्या होता है इसका? एक्सचेंज पार्टिकल यानी कि जब ये फोर्स काम करेगा तो वहां पर उन किस पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो वो कहलाता है आपका गेज बोसोन। ये पार्टिकल्स के बारे में आप हायर क्लासेज में आगे पढ़ेंगे। तो रिलेटिव जो हम टेबल बना रहे हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या सबसे पहले अगर हम लिखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, और यहाँ पर उसकी रेंज लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका लिख सकते हैं कि किन के पार्टिकल्स के बीच में ये काम करता है, तो ऑपरेट्स अमोंग, एंड लास्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। तो फटाफट से समरी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मान लीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 है, इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। किसके बीच में काम करता है? मासिव पार्टिकल्स। और इसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या बताया था मैंने? ग्रेविटॉन। दूसरा दूसरा जो फोर्स है आपका कौन सा है? इससे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। और कितना स्ट्रॉन्ग होता है? लगभग 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज में इसको लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज। और लगभग कितना होता है ये शॉर्ट रेंज में? 10⁻18 मीटर। इस रेंज में ये लगभग काम करता है।
किसके बीच में काम करता है ये? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? गेज बोसॉन। थर्ड नंबर पे आता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसी आप रिलेटिव जो कंपैरिजन है इन फोर्सेस का, उसकी आप टेबल अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। तो ऐसा इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हो जाएगी आपके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे ये लगभग 10 टू पावर 36 या 35, ऐसा 10 टू पावर 36 टाइम्स ऐसा लगभग स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10 टू पावर 36 टाइम। और इसकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। किसके बीच में काम करता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? फोटोन, राइट। और लास्ट में आपका आता है, वो कौन सा है आपका चौथे नंबर का? वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये सबसे ज्यादा होती है, ये लगभग 10 टू पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ को हमने 1 माना है रिलेटिवली, और उसी से हम इनको सबको कंपेयर कर रहे हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है? शॉर्ट रेंज होती है। ये भी कैसा फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में लगभग आप इसका न्यूक्लियस का साइज लिख सकते हैं, और वो न्यूक्लियस का साइज लगभग होता है 10 टू पावर -15 मीटर की रेंज में। तो उसके अंदर ही ये फोर्स काम करता है। किसके बीच में काम करता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस। किस किसके बीच में काम करेगा ये? न्यूक्लियस एंड हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या बताया था मैंने आपको? मेसॉन, पाई मेसॉन। इस तरीके से ये हमारे पास में 4 तरह के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। ये आप जो है अपने नोट्स बनाएंगे इसके, और इनको आप याद रखेंगे, इनका मोटा मोटा आइडिया किस तरह के फोर्सेज है। थैंक यू।